किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और जैसा कि आप जानते हैं, हर दिन के भांति हम आपके बीच में उपस्थित होते हैं खेत खलिहान से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियों को लेकर। आज भी आपके बीच में हम आप उपस्थित हो चुके हैं खेत खलिहान की बहुत सारी प्रमुख जानकारियों के साथ में। और मैं हूं विपिन यादव। किसान भाइयों, जैसे कि आप जानते हैं, नए नए विषयों को हम लेकर आते हैं। आज का हमारा जो विषय है उसके बारे में हम जानें। आज का हमारा विषय है खरीफ फसलों में खरपतवार नियंत्रण। जी हाँ, इस विषय पर बात करेंगे। और इस विषय पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्री डॉक्टर स्वप्निल दुबे जी, जो कि वरिष्ठ वैज्ञानिक व प्रमुख हैं केवीके रायसेन से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो किसान भाइयों, देखा आपने कि किस तरीके से आज हम हमारे विषय पर बात करने वाले हैं। और सबसे पहले सर, मैं इस टॉपिक के बारे में जानना चाहूँगा कि वर्तमान में जो ये टॉपिक है, क्यों किसान भाइयों के लिए ज़रूरी है और क्यों हमें इस समय इसकी चर्चा करना चाहिए। विगत 5-7 वर्षों से हम देख रहे हैं कि लगातार खरीफ मौसम में जो है खरपतवार ज़्यादा आते हैं बनस्पत रबी मौसम की तुलना में। और चूँकि बरसात का मौसम रहता है, वर्षा आधारित खेती रहती है, और मुख्य रूप से धान, सोयाबीन, मक्का, ज्वार, तिल, उड़द, अरहर ये फसलें पूरे प्रदेश में लगाई जाती हैं। और खरीफ फसलों में खरपतवारों के नियंत्रण नहीं होने से काफ़ी जो है नुकसान होता है। इसलिए खरीफ मौसम में खरपतवार का नियंत्रण करना अत्यंत आवश्यक है। अलग अलग फसलों में इसकी जो क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं 15 से 20 दिन या 15 से 25 दिन, तो उसके हिसाब से हमको खरीफ में खरपतवारों का नियंत्रण करना अत्यंत आवश्यक है। अन्यथा इससे हमारा उत्पादन जो है 15 से 45% तक जो है कम हो जाता है। बिल्कुल। तो ज़रूरी क्यों है इसके बारे में जाना। अब हम ये जानते हैं कि प्रमुख खरपतवार कौन कौन से होते हैं। खरीफ मौसम में मुख्य रूप से जो समस्या आती है वो दिवालिया है, बोकना है, पत्थरचटा है, दूधी है, बड़ी दूधी है, हजारदाना है, सांवा है, मोथा है। इस तरह के जो हमारे खरपतवार है काफ़ी ज़्यादा आते हैं। और इसमें कुछ हमारे सकरी पत्ती का जैसे सांवा है काफ़ी ज़्यादा हमारा आता है। दिवालिया बोकना हमारी चौड़ी पत्ती का खरपतवार आता है। कुछ हमारी जो बहुवर्षीय है जिसको हम घास कुल का कहते हैं, इसमें मोथा और दूब है। तो ये काफ़ी जो है किसी तरह से ये दूब और मोथा हमारे नष्ट नहीं हो रहे हैं। तो इस तरह के हमारे खरपतवार काफ़ी आते हैं सकरी चौड़ी पत्ती के, जिनको नियंत्रित करना जो है बिल्कुल आवश्यक है। और उचित दवाइयों का उपयोग करके इनको नियंत्रित किया जा सकता है। बिल्कुल, उचित दवाइयों का उपयोग करके इनको नियंत्रण किया जा सकता है। बहुत जटिल समस्या है। अगर बरसात की फसलों की बात करें, खरीफ फसलों की बात करें, तो खरपतवार एक बहुत ज़्यादा जटिल समस्या है। सर, हानियाँ कौन कौन सी होती हैं फसलों में, किसान भाइयों को किस तरीके का खामियाजा भुगतना पड़ता है, इसके बारे में अगर हम चर्चा करें इसमें एक तो यदि हम खरपतवारों का नियंत्रण नहीं कर पाते हैं तो कचरा होने की वजह से हमारी फसल की जो है बढ़वार नहीं हो पाती है। बढ़वार नहीं होने से उसका उत्पादन पे हमको असर आता है। साथ ही यदि हमारे खेत में कचरा रहता है तो उससे जो है कई तरह के कीटों और रोगों के जो है उसमें प्रकोप या बढ़ने के लिए वो जो है होस्ट का काम करते हैं। तो ये निश्चित है कि हमारे खेत में यदि कचरा होगा तो हमारी जो मुख्य फसल है उसका उत्पादन हमको प्रभावित करेगा। बिल्कुल। तो हमारा उत्पादन अगर प्रभावित होता है तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम उसका नियंत्रण ज़रूर करें। तो सर, नियंत्रण विधियाँ कौन कौन सी हैं जिससे हम हमारे किसान भाई आसानी से इसको कंट्रोल कर सकें। खरपतवार नियंत्रण के लिए हमेशा हम लोग कहते हैं कि समन्वित हमको प्रयास करना चाहिए। एकीकृत समन्वित खरपतवार नियंत्रण की विधियों का हमको उपयोग करना चाहिए। और जबकि हमारा किसान केवल एक ही रासायनिक विधि पे जाता है। तो रासायनिक विधि हमारे जो तंत्र है इसमें चौथे नंबर पे आता है। पहला हमारा आता है कि हमारा जो बीज है स्वच्छ बीज का हमारे किसान भाई उपयोग करें, क्योंकि जो भी फसल की कटाई गहाई करके वो बीज को रखते हैं तो उसको हम ये देखते हैं कि उसमें कचरे का बीज जो है वो कचरे का बीज उसमें मिला रहता है। तो बीज को बोने के पूर्व हम उसकी सफाई कर लें, छन्ना लगा लें। यदि कचरे का बीज हो उसको हम निकाल लें। हमारी जो कतार से कतार की दूरी है वो हम निश्चित कर लें, वो हमारी कम से कम 12 से 14 इंच हम रखें। तो उससे क्या होता है कि हमारी उपयुक्त पौध संख्या होती है तो हमारा खेत में कचरा कम होता है। हमारे जो है बीज दर हम पर्याप्त रखें, कतार से कतार की दूरी को निश्चित करें। इसके बाद हमारी यांत्रिक विधि आती है। यांत्रिक विधि का हम उपयोग करें, जैसे हम कुल्पा या डोरा कहते हैं। पहले हमारे किसान भाई व्हील हो चलाते थे, अपना हैंड हो चलाते थे या कुल्पा चलाते थे, बैल जोड़ी रखते थे तो कुल्पा का उपयोग करते थे। तो कुल्पा का उपयोग करें। और फिर अंत में आती है कि लगातार पानी गिर रहा है या मजदूर नहीं है तो फिर हम रासायनिक विधि पे जाएं। तो इस तरीके से हम पहले अच्छे स्वच्छ बीज का उपयोग करें, हम उसमें जो है सस्य विधियों का हम उपयोग करें, फिर हम यांत्रिक विधियों का उपयोग करें, और अंत में जाके यदि हम उसमें रासायनिक का उपयोग करते हैं
तो एकीकृत तरीके से उपयोग करने से हम खरपतवारों को आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सर आपने बात बताई है यहाँ पर, क्योंकि हमें एकीकृत अगर खरपतवार प्रबंधन करें तो हमारे किसान भाइयों इसमें लागत भी कम आएगी और आप अनावश्यक जो एक लागत लगती है उससे भी कहीं ना कहीं बच सकते हैं। तो ये तो जाना सर हमने कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं खरपतवार, कौन कौन से खरपतवार होते हैं इसके बारे में हमने जाना। एक प्रमुख फसल है हमारे मध्य प्रदेश की, कहते हैं हमारे वैसे भी मध्य प्रदेश को पीला कटोरा कहते हैं, लेकिन विगत कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि पीला कटोरा बनने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो वो खरपतवार प्रमुख कारण है। सोयाबीन की बात कर रहा हूँ सर मैं। कई तरह के उसमें जो है कीट व्याधियाँ भी आ रही हैं, खरपतवार भी आ रहा है, स्टेम फ्लाई भी आ रहा है, और खरपतवार भी उसमें से एक मुख्य जो है घटक है जी। जिसकी वजह से हमारा सोयाबीन का उत्पादन जो है कम हो रहा है। हम्म। तो इस समय सोयाबीन की यदि हम बात करें कि उसमें किस तरह हम कीट खरपतवार नाशक का उपयोग कर सकते हैं या कौन से रिकमेंडेशन है, तो सोयाबीन में एक दिक्कत आ रही है कि लगातार हमारे किसान भाई जो है, तो सबसे पहले किसानों को ये देखना होगा कि हमारे खेत में कचरा किस तरह का है। यदि हमारे खेत में सकरी पत्ती का कचरा है तो हम ऐसे खरपतवार नाशक का उपयोग करें जो सकरी पत्ती के लिए हैं, जैसे हमारा कोई ज़ोलोफॉर्फिथाइल है, इसका हम उपयोग कर सकते हैं, या फिनॉक्सीप्रोपिथाइल है, ये सकरी पत्ती पर कार्य करता है। हमारे खेत में चौड़ी पत्ती के खरपतवार हैं तो हम चौड़ी पत्ती का खरपतवार नाशक डालें। और इस समय जो है हमारे जो बाज़ार में जो है अनुसंधान के द्वारा जो है मिश्रित जो है पूर्व से मिश्रित जो है खरपतवार नाशक उपलब्ध हैं, जैसे इमेजेथपायर प्लस इमेजेमॉक्स करके आ रहा है, इसकी मात्रा हम 100 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग कर सकते हैं। एक और आ रहा है इमेजेथपायर प्लस प्रोपाक्यूजाफाव आ रहा है, इसकी हम 2 लीटर मात्रा जो है प्रति हेक्टेयर की। तो जो हमारे मिश्रित जिनमें 2 दवाइयाँ मिली हुई हैं, तो उनको यदि हमारे किसान भाई उपयोग करते हैं और दवा बदल बदल के उपयोग करें, हर साल हमारे खरपतवार नाशक दवा जो है वो हमारे किसान की बदलनी चाहिए, उससे भी हमको रिजल्ट जो है अच्छा मिलता है। तो किसान भाइयों बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमने अभी जानी, और जितने भी आपके सवाल थे उनका मैंने पूरी कोशिश की कि आपको जो है उत्तर मिल सके। फ़िलहाल रुकते हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर मुलाकात होगी। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। अरे सुन तो, मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे खरपतवार नियंत्रण के बारे में, अब हम बात करेंगे खरीफ फसलों में समसामयिक कार्य के बारे में।
तो बहुत सारे किसान भाइयों की सवाल रहते हैं कि वर्तमान में क्या करना चाहिए, हमें हमारी फसलों को लेकर हमें कितना सचेत रहना चाहिए। तो इन तमाम बातों के बारे में हम जानेंगे। सर, समसामयिक कार्य की बात हम करते हैं तो कौन कौन सी फसलें अभी रहती हैं जो किसान भाई ज़्यादा ध्यान दें, कैसे वो अभी कार्य करें, तो ये हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। इस समय पूरे प्रदेश में हम देख रहे हैं कि इस समय दलहनी फसलें, तिलहनी फसलें, धाने फसलें जो लगी हुई हैं और मुख्य रूप से जैसे सोयाबीन की हम बात करें तो उसमें जो है कीट व्याधि का प्रकोप जो है देखा जा रहा है। उड़द की बात करें तो उसमें भी जो है कीट व्याधि का प्रकोप देखा जा रहा है। धान में जो हमारी खाद्यान्न फसल है इसमें भी रस चूसक कीट का जो है प्रकोप देखा जा रहा है। तो ये निश्चित है कि इस समय हमारे पूरे प्रदेश में जो भी हमारी फसलें लगी हुई हैं ये फूल और फली की अवस्था पे आ रही हैं। 40-50 दिन, कहीं 60 दिन की फसल है। तो इस समय किसान भाइयों से अनुरोध है कि अपने खेतों की जो है सतत निगरानी रखें। सुबह और शाम के समय अपने खेतों में जाएं और अंदर जाके देखें कि खेत में किसी तरह का कीट तो नहीं है, किसी तरह का रोग तो नहीं है। और यदि कीट या रोग दिखता है तो अपने समीपवर्ती हर जिले में कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ के कृषि वैज्ञानिकों से संपर्क करें, कृषि अधिकारियों से संपर्क करें। किसान कॉल सेंटर है उसका उपयोग करें, टोल फ्री नंबर है उसका उपयोग करें। तो निश्चित है कि इस समय किसान भाई अपने खेतों में जो है फसलों में कीट व रोग के प्रति जो है बिल्कुल सावधानी से देखें कि कोई कीटों का प्रकोप तो नहीं देख रहे आ रहा है। बिल्कुल, कीटों का प्रकोप तो नहीं आ रहा है। अब जैसे सर ने कहा कि आप सतत निगरानी रखें खेतों की, आप जाएं और आप देखें कि हमारे खेत में कौन कौन से कीट लगे हैं। अब कौन कौन से कीट लगे हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहचान बहुत ज़रूरी है। तो सर, कीट जैसे सोयाबीन की बात करें हम, तो प्रमुखता से सोयाबीन में कौन कौन से कीट लगते हैं, किस तरीके से पहचान करना है? सोयाबीन में इस समय हम जो देख रहे हैं, एक तो सोयाबीन में जो है चक्रभंग जिसको हम कहते हैं इसका प्रकोप देखा जा रहा है। चक्रभंग में हम देखते हैं कि सोयाबीन के जो तना रहता है उसमें 3 जो है स्पॉट हमको मिलते हैं और वहाँ पे तना जो है एक रिंग बना के जो है सूखना शुरू हो जाता है। तो जब भी किसान भाई खेत में अंदर जाएं तो देखें चक्रभंग का प्रकोप तो नहीं है। और यदि चक्रभंग का प्रकोप है तो उसके लिए जो है जैसे नोवा सल्फ्यूरान है प्लस एमावेक्टिन करके दवाई आती है, इसकी मात्रा 850 ml प्रति हेक्टेयर की दर से है, तो इसका हम उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, सोयाबीन में कई जगह जो है स्टेम फ्लाई का अटैक भी देखा जा रहा है जिसको हम तना मक्खी के नाम से जानते हैं। जब सोयाबीन के तने को हम फाड़ के देखते हैं तो उसमें स्टेम फ्लाई अंदर दिखती है, उसका मैगेट रहता है। तो इसके लिए जैसे हमारा बीटा साइलोथ्रिन आता है प्लस इमीडाक्लोप्रिड, इसकी मात्रा 350 ml प्रति हेक्टेयर, या थायामिथाक्साम प्लस लेमडा साइलोथ्रिन आता है, इसकी 125 ml प्रति हेक्टेयर की दर से। तो ये इस समय 2 चक्रभंग और दूसरा तना मक्खी का प्रकोप देखा जा रहा है। तो इसको किसान भाई समझें और तुरंत जो है उपयुक्त कीटनाशक का जो है छिड़काव करके इसको नियंत्रित करें। बिल्कुल। एक और चीज़ है, सोयाबीन में रोग बहुत लगते हैं, कहते हैं किसान भाई बहुत रोगों से परेशान होते हैं, और इनकी पहचान कैसे होती है, क्या देखें और उसका नियंत्रण किस तरीके से करें? सोयाबीन उड़द में जो है मुख्य एक समस्या आती है पीला रोग की, जिसको हमारे किसान भाई पीला रोग कहते हैं। पीला मोजेक वायरस होता है। तो इसमें शुरुआत में हम देखते हैं कि खेत में 2-4 पौधे 10 पौधे जो है पीले दिखते हैं, तो उस समय हमारे किसान भाई ध्यान नहीं देते हैं। तो ये आप बिल्कुल निश्चित कर लें कि जब भी आप खेत को देखने जाएं और खेत में यदि आपको 4-10 पौधे पत्तियां पीली दिख रही हैं तो उन पौधों को उखाड़ के आप तुरंत नष्ट करें। और जिस खेत में पीला मोजेक की पत्तियां ऐसी दिखती है तो वहाँ पे आपको एक सफ़ेद मक्खी का अटैक दिखेगा। तो सफ़ेद मच्छर या मक्खी आप देखें तो यदि उसका वहाँ पे दिखता है तो आप तुरंत उपयुक्त कीटनाशक जो है जैसे हमारा थायोमिथाक्साम 25 WG आता है, मात्रा 125 ग्राम प्रति हेक्टेयर, या एसिटामिप्रिड आता है 20 SP के नाम से, इसकी भी 125 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से। तो हमको पीला मोजेक को पहचानना है, पौधों को तुरंत वहाँ से उखाड़ना है और उपयुक्त कीटनाशक का छिड़काव करना है। और किसी भी परिस्थिति में सिंथेटिक पायरेथ्राइड्स जो आते हैं जैसे अल्फा मेथ्रेन, साइपर मेथ्रेन, डेल्टा मेथ्रेन, इनका उपयोग नहीं करना है। तो इन बातों का यदि हमारे किसान भाई ध्यान रखते हैं तो पीला मोजेक को शुरुआती अवस्था में हम नियंत्रित कर सकते हैं। और एक बार यदि ये रोग फैल गया तो उसके बाद हमारी दवाई जो है उस पर कारगर नहीं होंगी। मक्का की फसल प्रमुखता से हमारे किसान भाई करते हैं सर, तो मक्का में किस तरीके से हम कीट नियंत्रण कर सकते हैं, क्योंकि ये भी एक प्रमुख फसल? मक्का की फसल में इस समय समसामयिक सलाह यही है कि एक तो यहाँ 30-35-40 दिन की मक्का हो गई है या उसके अधिक हो गई है तो वहाँ पर निंदाई गुड़ाई का कार्य यदि बचा हो तो निंदाई गुड़ाई कर दें, मट्टी चढ़ा दें, यूरिया की जो है टॉप ड्रेसिंग कर दें। और साथ ही यदि मक्के में एक और जो है फाल आर्मीवर्म कीट का प्रकोप देखा जाता है तो उसके लिए एमावेक्टिन बेंजोएट आता है या हमारा स्पाइनोटोरम आता है, तो दोनों में से किसी एक कीटनाशक का आप उपयोग कर सकते हैं। इसकी मात्रा आपको लगेगी 425 ml प्रति हेक्टेयर की दर से। बिल्कुल। धान में समसामयिक कार्य में हम क्या कर सकते हैं?
धान में सर्वप्रथम जो है किसान भाई जो है हमारा जो है खादों का प्रबंधन करना उचित है, क्योंकि जहाँ पे रोपा वाली धान है वहाँ भी हमको यूरिया का छिड़काव करना है, और जहाँ पे सीधी बिजाई वाली धान है तो इसमें खाद जो है प्रमुख जो है इस समय कारक है, तो इसका हमें विशेष ध्यान रखें। जहाँ पे यूरिया का छिड़काव करना है तो खाली यूरिया का हम छिड़काव करें, 50 से 60 किलो प्रति एकड़ की दर से हम खेत में जो है यूरिया डालें, क्योंकि 35 से 40 दिन की हमारी धान की फसल हो रही है, उसके कल्ले की अवस्था आ रही है, तो उसमें यूरिया का डलना बहुत आवश्यक है। दूसरा, जहाँ पे जिंक का हमने हमारे किसान भाइयों ने उपयोग नहीं करा है तो जिंक सल्फेट का उपयोग करें। जिंक सल्फेट बाज़ार में 21% आता है 10 किलो प्रति एकड़ की दर से, और दूसरा जिंक सल्फेट 33% आता है 5 किलो एकड़। तो जिंक सल्फेट या 21% या 33%, दोनों में से कोई एक जो है इसका हमारे किसान भाई उपयोग कर सकते हैं। तीसरा, कई जगह यदि हमको बढ़वार में कमी दिख रही है या बढ़वार नहीं समझ में आ रही है तो हम जो है NPK 18-18-18 के नाम से आता है, NPK 19-19 के नाम से आता है, NPK 20-20 के नाम से आता है, तो किसी भी एक का 1 किलोग्राम मात्रा 150 से 200 लीटर पानी में घोल बना के हम छिड़काव कर सकते हैं। ये धान में जो है ध्यान रखने वाली बात है कि खाद का प्रबंधन करना जो है बहुत उचित है। साथ ही कहीं कहीं जो है कुछ रस चूसक कीट भी आते हैं धान में, तो यदि रस चूसक कीट हमारे खेतों में दिखते हैं तो हम जैसे थायोमेथाक्साम है या एसिटामिप्रिड है, कोई भी एक, या इमीडाक्लोप्रिड है 17.8 SL 100 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से 250 ml पर हेक्टेयर के हिसाब से इसका हम उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल। तो किसान भाइयों, मुख्य रूप से आपने जितनी भी फसलें अभी वर्तमान में लगी हुई हैं उनके बारे में आपने जाना, समसामयिक कार्य में किस तरीके से हम लोग कार्य कर सकते हैं। उम्मीद है आपको जानकारियाँ बहुत ज़्यादा पसंद आई होंगी और आपके लिए कारगर साबित भी होंगी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके जो किसान भाइयों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपने दी। नमस्कार। तो किसान भाइयों, उम्मीद है आज के इस कार्यक्रम में आपको जानकारियाँ बहुत ज़्यादा पसंद आई होंगी। फ़िलहाल वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। मुझे यानी कि विपिन यादव को दीजिए आज्ञा और आप बनी रहिए खबरें खेती के साथ में। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं कृषि की खास खबरों पर। 9.75 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ। एग्रो फॉरेस्ट्री योजना में मिलेंगे 20 लाख रुपए। संरक्षित फसल उत्पादन की शेड नेट तकनीक। अधिक पानी से फसल का बचाव। पावर टिलर चलित निदाई गुड़ाई यंत्र। और अब खबरें विस्तार से। देश के किसानों को समृद्ध और स्वावलंबी बनाने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को ई-बैंकिंग के द्वारा 19,500 करोड़ रुपए की धनराशि देश के 9.75 करोड़ किसानों के खाते में ट्रांसफर की गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत वित्तीय लाभ की अगली किस्त जारी की। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने किसान लाभार्थियों से बातचीत भी की। यह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत वित्तीय लाभ की 9वीं किस्त थी। सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने बुआई के मौसम के बारे में चर्चा की और यह उम्मीद जताई है कि भेजी गई राशि से किसानों को मदद मिलेगी। उन्होंने 1 लाख करोड़ रुपए की निधि वाली किसान इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की योजना के 1 साल पूरे होने का भी उल्लेख किया। उन्होंने बदलते समय की ज़रूरतों के अनुरूप भारतीय कृषि में बदलाव लाने का आह्वान किया। उन्होंने महामारी के दौरान रिकॉर्ड उत्पादन के लिए किसानों की सराहना की और इस कठिन घड़ी में किसानों की कठिनाइयों को कम करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों को रेखांकित किया। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मिशन के तहत सब मिशन ऑन एग्रो फॉरेस्ट्री योजना में हाईटेक नर्सरी लगाने के लिए 20 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है। यह योजना देश के विभिन्न राज्यों में वर्ष 2016-17 से चलाई जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य छोटे किसानों की उत्पादकता, रोजगार के अवसर, आजीविका में सुधार के लिए फसलों सहित एकीकृत ढंग से पौधरोपण को बढ़ावा देना है। योजना में कृषि भूमि पर इमारती लकड़ी के पौधरोपण को बढ़ावा दिया जाता है। इसके लिए शीशम, सागौन, सफेदा, मालाबार, नीम, अरड़ू, चंदन एवं पॉपुलर जैसी इमारती लकड़ी वाले वृक्षों की प्रजातियों के पौधरोपण को शामिल किया गया है। यह योजना इमारती लकड़ी के यातायात हेतु उदारीकृत कटाई और ट्रांजिट नियमों वाले राज्यों में की जाती है। वर्तमान में इमारती लकड़ी की योजना 23 राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना आदि में कार्यान्वित की जा रही है।
शेड नेट बांस, लोहे या प्लास्टिक की पाइप के सहारे पॉलीथीन के नेट या जाली से बनी एक घरनुमा संरचना होती है। इसमें प्रयुक्त पॉलीथीन को पराबैंगनी किरणों से बचाने के लिए विशेष रूप से उपचारित किया जाता है। नेट या जाली सामान्यतः दो रंगों हरे व सफ़ेद रंग की होती है। हरा रंग पौधे की वानस्पतिक वृद्धि में सहायक होता है, जबकि सफ़ेद रंग पौधे की उत्पादकता बढ़ाता है। इस नेट के भीतर पौधों को उगाने के लिए मिट्टी, धान के भूसे एवं सड़ी हुई घास की परतों के बेड बने होते हैं। इनमें धान का भूसा नमी बनाए रखने में मदद करता है। अगर आप भी शेड नेट बनाना चाहते हैं तो अपने आसपास के उद्यान अथवा कृषि अधिकारियों से प्राप्त कर सकते हैं। अभी बारिश का मौसम है और इस मौसम में आप अपनी सोयाबीन और सब्जियों की फसल में पानी न ठहरने दें। जल निकास की पूरी व्यवस्था करें, नहीं तो अधिक पानी की वजह से फसल खराब होने का खतरा रहता है। साथ ही फसल में अधिक पानी की वजह से फफूंदी जनित रोग लग जाते हैं, जिससे पौधों की पत्तियां पीली पड़कर सूख जाती हैं और अंत में पूरा पौधा सूख जाता है। किसान भाइयों, इस मौसम में अपनी फसल का सही से निरीक्षण करते रहें। अगर आपको फसल में फफूंदी जनित रोगों के लक्षण दिखाई दें तो फफूंदी नाशक कॉम्बिनेशन दवाई, जिसमें कार्बेंडाजिम व मैंकोजेब का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर फसल पर अच्छे से छिड़काव करें। बरसात के मौसम में चिपकी यानी स्टिकर को इस्तेमाल ज़रूर करें। पावर टिलर 6 से 8 हार्स पावर का विशेष रूप से विकसित किया गया उपकरण है, जिससे मध्यम एवं भारी मिट्टी में चौड़े अंतर वाली फसलों जैसे सोयाबीन, ज्वार, चना, अरहर आदि की निराई गुड़ाई की जा सकती है। खरपतवार नियंत्रण के लिए यह उपकरण बेहद कारगर सिद्ध हुआ है। इसमें यंत्र खिंचुआ प्रणाली के साथ मुख्य ढांचा, हत्था, प्रचालन पहिया, स्वीप आदि लगाए गए हैं, जो इस उपकरण को और अधिक कारगर बनाते हैं। इसकी कार्य क्षमता 0.18 से 0.25 हेक्टेयर प्रति घंटा है व इसकी प्रचालन लागत लगभग 350 से 530 रुपये प्रति हेक्टेयर आती है। किसान भाइयों, खबरें खेती में बस इतना ही। आप देखते रहिए कृषि दर्शन और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।